हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य में। हम लोग हिंदी साहित्य एवं भाषा का वस्तुनिष्ठ इतिहास, जो कि सरस्वती पांडे और गोविंद पांडे की मूल पुस्तक है, उसका अध्ययन कर रहे थे। उसी क्रम में आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे अपभ्रंश साहित्य के बारे में। पिछली वीडियो में हम लोगों ने बात किया था कि आदिकाल के संदर्भ में रामचंद्र शुक्ल के कौन से महत्वपूर्ण कथन थे, आदिकाल की महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियां और आदिकाल से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य तथा 84 सिद्धों और नवनाथों के नाम को भी हम लोगों ने पिछली वीडियो में देखा था। इस वीडियो में चलिए हम लोग बात करते हैं अपभ्रंश साहित्य की। आप चाहे हिंदी से संबंधित किसी परीक्षा की तैयारी करते हो, चाहे यूजी नेट हो, यूपीटीजीटी, पीजीटी हो या कोई अन्य परीक्षा हो, ये टॉपिक जो है सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने अपभ्रंश भाषा के जो प्रथम कवि स्वयंभू हैं, उन्हीं को हिंदी का प्रथम कवि माना है। स्वयंभू जो है वो 8वीं सदी के आसपास के हैं और स्वयंभू को ही जो है जैन परंपरा का भी प्रथम कवि माना जाता है। स्वयंभू के 3 ग्रंथ हैं। पहला है पवनचरी, दूसरा है ऋट्ठमेणिचरी और तीसरा है स्वयंभू छंद। स्वयंभू को जो है वो अपभ्रंश भाषा का वाल्मीकि कहा जाता है और अपभ्रंश भाषा का व्यास भी कहा जाता है। स्वयंभू ने अपनी भाषा को जो है देसी भाषा कहा है और जो उनकी रचना है पवनचरी, उसको जो उनके पुत्र त्रिभुवन ने पूरा किया और पवनचरी में राम के चरित्र का विस्तार से वर्णन भी है। शिव सिंह सेंगर है, इनका जो ग्रंथ है वो है शिव सिंह सरोज। इसमें उन्होंने बताया कि किसी पुराने अनुश्रुति के आधार पर 7वीं शताब्दी के पुष्य या पुंड कवि को हिंदी का प्रथम कवि माना है। तो ये शिव सिंह सेंगर है, इन्होंने पुष्य कवि को हिंदी का प्रथम कवि कहा है। आचार्य हजार प्रसाद द्विवेदी के अनुसार यह पुष्य संभवतः अपभ्रंश का प्रसिद्ध कवि पुष्यदंत है, जिसका आविर्भाव जो है कि 9वीं शती में हुआ था। और ऐसा सभी लोग मानते हैं कि पुष्यदंत का आविर्भाव जो है वो 972 ईस्वी के लगभग हुआ। और पुष्यदंत की प्रमुख 3 रचनाएं हैं। पहला है 63 महापुरुष गुणालंकार, दूसरा है ऋय कुमार चरी और तीसरा है जसहर चरी। तो जो 63 महापुरुष गुणालंकार है, इसको ही महापुराण के नाम से जाना जाता है और इस महापुराण में 63 महापुरुषों का जीवन चरित्र का वर्णन है। पुष्यदंत ने अपने चरित्र काव्य में चौपाई छंद का प्रयोग किया है और ये जो चौपाई छंद था उसमें सिर्फ 15 मात्राएं होती थी प्रारंभ में, अपभ्रंश और अवहट्ट भाषा में। पुष्यदंत को हिंदी का भवभूति भी कहा जाता है और शिव सिंह सेंगर ने पुष्य कवि को जो है भाखा की जड़ कहा है। पुष्यदंत ने अगर स्वयं को देखें तो इन्होंने स्वयं को 3 नामों से अभिभूत किया है। अभिमान मेरु, काव्य रत्नाकर, कविकुल तिलक आदि उपाधियों से इन्होंने स्वयं को विभूषित किया है। हरिशेन ने अपनी धम्म परीक्षा में अपभ्रंश के 3 कवियों को माना है। पहले हैं चतुर्मुख, दूसरे हैं स्वयंभू और तीसरे हैं पुष्यदंत। स्वयंभू ने जो है चतुर्मुख को पद्धड़िया बंध का प्रवर्तक और सर्वश्रेष्ठ कवि कहा है। जो पद्धति थी वो 16 मात्राओं की मात्रिक छंद होती थी और इस छंद के नाम पर ही इस पद्धति पर लिखे जाने वाले काव्यों को पद्धड़िया बंध कहा गया है। पुष्यदंत जो है वो मान्य खेट के एक प्रतापी राजा कर्ण थे, उनके महामाते भीम के सभा कवि थे। आगे आते हैं धनपाल। तो धनपाल वाक्यपति राज मुंज के कवि सभा रत्न थे, जिन्हें कि मुंज ने सरस्वती की उपाधि प्रदान की थी। और अपभ्रंश के तीसरे प्रमुख कवि जो धनपाल हैं, इन्होंने 10वीं शती में भविष्यत कहा की रचना की। 12वीं शताब्दी में जिनदत्त सूरी यह आए और इनका एक ग्रंथ है उपदेश रसायन रास। इसको जो है जैन रास काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना जाता है और इसकी जो भाषा है वो अपभ्रंश भाषा है और ये अपभ्रंश भाषा का प्रथम राष्ट्र काव्य है। रास काव्य परंपरा का हिंदी में परिवर्तन करने का जो श्रेय है वो शालिभद्र सूरी को है। इनकी एक रचना बहुत ही प्रसिद्ध है, भरतेश्वर बाहुबली रास। इससे अक्सर परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। उपदेश रसायन रास ये जो है 80 पद्यों में लिखा गया एक नृत्य गीत रासलीला काव्य है। आगे आते हैं अब्दुल रहमान। तो इन्होंने एक ग्रंथ लिखा संदेश रासक। ये जो है पहला धर्मेतर रास ग्रंथ है। देसी भाषा में किसी मुसलमान द्वारा लिखित प्रथम काव्य ग्रंथ जो है वो संदेश रासक है। आगे देखते हैं। संदेश रासक एक खंड काव्य है जिसमें विक्रमपुर की एक वियोगिनी के विरह की कथा का वर्णन किया गया है और विद्वानों ने उसका समय जो है 12वीं शती का उत्तरार्ध और 13वीं शती का आरंभ माना है। जैन साहित्य में जो सर्वश्रेष्ठ रहस्यवादी कवि हैं वो हैं मुनि राम सिंह। इनको सर्वश्रेष्ठ रहस्यवादी कवि कहा जाता है। डॉक्टर हीरालाल मुनि राम सिंह का आविर्भाव काल संवत 1057 के लगभग मानते हैं। मुनि राम सिंह ने पाहुड़ दोहा की रचना की और अपभ्रंश भाषा में दोहा काव्य का आरंभ जो है 6वीं शताब्दी के कवि जोइंदू से माना जाता है। जोइंदू के 2 पुस्तक जो है
काफी प्रसिद्ध है। पहला है परमात्म प्रकाश और दूसरा है योगसार। जॉर्ज ग्रियर्सन ने आदिकाल के अंतर्गत 9 कवियों को शामिल किया। उनके नाम इस प्रकार हैं: पुष्य कवि, खुमान सिंह, केदार, कुमारपाल, अनन्यदास, चंद्र, जगनीक, सारंगधर और जोधराज। ये 9 कवि हैं जिनको कि जॉर्ज ग्रियर्सन आदिकाल के अंतर्गत रखते हैं। फिर आते हैं मिस्र बंधु। तो इन्होंने जो उनका ग्रंथ था मिस्र बंधु विनोद, इसके प्रथम संस्करण में आरंभिक काल यानी कि आदिकाल के अंतर्गत 19 कवियों को स्थान दिया है। 19 कवियों के नाम इस प्रकार हैं, देखिए: पुष्य या पुंड, अज्ञात कवि, नंद कवि, मशऊद, कुतुब अली, साइदान चारण, अकरम फैज, चंद, जगनीक, केदार कवि, बारदर वेड़ी, जलहन, भूपति, नरपति नाल, नल सिंह, सारंगधर, अमीर खुसरो, मुल्ला दाऊद और गोरखनाथ। तो इससे देखिए जो इम्पोर्टेंट इसमें रचना है उसको देख लेते हैं हम लोग। देखिए पृथ्वीराज रासो बहुत ही प्रसिद्ध है, इसके रचनाकार चंद्रबरदाई हैं। आल्हा रासो जो है इसके रचनाकार जगनीक हैं। और जो भागवत दशम स्कंद भाषा है उसके रचनाकार भूपति हैं। बिसल देव रासो नरपति नाल का ग्रंथ रासो काव्य है। और विजयपाल रासो इसके लेखक जो नल सिंह है। हमीर काव्य सारंगधर का है। और नुकर चंदा की प्रेम कहानी ये जो है मुल्ला दाऊद की है। मिस्र बंधुओं ने जो अपने मिस्र बंधु विनोद के अगले संस्करणों में नाथपंथियों और सिद्धों को भी शामिल कर दिया। और इन लोगों को शामिल कर देने से जो कवियों की संख्या 19 थी प्रारंभ में, वो बाद में 75 तक पहुंच गई। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो आदिकालीन रचनाओं को, उन्होंने जो ग्रंथ का हिंदी साहित्य का इतिहास, उसमें आदिकालीन रचनाओं को 2 भागों में विभक्त किया। पहला था अपभ्रंश की रचनाएं और दूसरा था देश भाषा काव्य की रचनाएं। कुल 12 रचनाएं थी, जिसमें से 4 जो रचनाएं अपभ्रंश में आ गई और 8 देश भाषा काव्य में आ गई। तो अपभ्रंश की रचनाओं को देखें तो पहला है विजयपाल रासो, दूसरा हमीर रासो, तीसरा कीर्तिलता और चौथा कीर्ति पताका। ये अपभ्रंश की रचनाएं थी। देश भाषा काव्य के अंतर्गत 8 रचनाएं आई: खुमान रासो, बीसल देव रासो, पृथ्वीराज रासो, जयचंद्र प्रकाश, जय मयंक जस चंद्रिका, परमाल रासो शाला का मूल रूप भी कहा जाता है, और खुसरो की पहली तथा लास्ट है विद्यापति पदावली। ये सभी रचनाएं देश भाषा काव्य के अंतर्गत आ गई। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल के अंतर्गत 9 कवियों को शामिल किया है। अब आते हैं हेमचंद्र। तो जो हेमचंद्र हैं वो गुजरात के सोलंकी राजा सिद्धराज जयसिंह और उनके भतीजे कुमारपाल के राज दरबार में रहते थे। इनके व्याकरण का नाम था सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन, जो कि बाद में सिद्ध हेम के नाम से प्रसिद्ध हो गया। और इस काव्य ग्रंथ में संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों भाषा का समावेश देखने को मिलता है। हेमचंद्र जो है वो प्रसिद्ध जैन आचार्य थे। इनका जन्म जो है 1088 ईस्वी में हुआ। इनके अन्य पुस्तकें भी कुछ हैं जिसके नाम इस प्रकार हैं: कुमारपाल चरित्र, योग शास्त्र, प्राकृत व्याकरण, छंदोनुशासन और देसी नाममाला कोश। ये हेमचंद्र के अन्य पुस्तकों के नाम हैं। हेमचंद्र को प्राकृत का पाणिनि भी माना जाता है और इन्होंने अपने व्याकरण के उदाहरणों के लिए भट्टी के समान एक द्वैश्रय काव्य की भी रचना की है। अब आते हैं सोमप्रभ सूरी। तो जो सोमप्रभ सूरी है वो गुजरात के एक प्रसिद्ध जैन साधु थे, जिनका आविर्भाव जो 1252 विक्रम संवत के लगभग में माना जाता है। इनकी एक रचना है कुमारपाल प्रतिबोध, जिसमें कि ये गद्य पद्य, जो ये रचना है कुमारपाल प्रतिबोध, ये गद्य पद्य मिश्रित है और इसकी भाषा जो है वो संस्कृत और प्राकृत है। फिर है मेरुतुंग। तो मेरुतुंग जो है एक जैन आचार्य थे। इन्होंने संवत 1361 ईस्वी में प्रबंध चिंतामणि नामक एक ग्रंथ की रचना की, जिसकी भाषा जो है संस्कृत थी। प्रबंध चिंतामणि में कुछ दोहे मालवा नरेश राजा भोज के चाचा मुंज के कहे हुए हैं। और ये जो प्रबंध चिंतामणि है इसमें दूहा विद्या में विवाद करने वाले 2 चारणों की कथा आई है, इसलिए अपभ्रंश काव्य को दूहा विद्या भी कहा जाने लगा। अपभ्रंश से पूर्व दोहा का प्रयोग नहीं होता था। लक्ष्मीधर ने 14वीं शताब्दी के अंत में प्राकृत पैंगलम नामक एक ग्रंथ का संग्रह किया। प्राकृत पैंगलम में विद्याधर, सारंगधर, जज्जल, बब्बर आदि कवियों की रचनाओं को संकलित किया गया है। प्राकृत पैंगलम जो है इसमें प्राकृत और अपभ्रंश छंदों की विवेचना भी की गई है। प्राकृत पैंगलम को प्राकृत पिंगल सूत्र भी कहा जाता है और इसकी टीका वंशीधर नामक किसी विद्वान ने लिखी है। फिर आते हैं सारंगधर। तो सारंगधर एक अच्छे कवि और सूत्रकार थे। इन्होंने एक सुभाषित संग्रह बनाया जिसका नाम था सारंगधर पद्धति, और इस बुक में जो है बहुत सी साबर मंत्र और भाषा चित्र काव्य भी सम्मिलित हैं। आचार्य शुक्ल ने प्राकृत पैंगलम के कुछ छंद के आधार पर हमीर रासो ग्रंथ के अस्तित्व की कल्पना की, जिसका रचनाकार सारंगधर को बताया।
राहुल सांकृत्यायन ने जज्जल नामक किसी कवि को इसका रचयिता घोषित किया। हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है कि हमीर शब्द अमीर का विकृत रूप है, जो किसी पात्र का न होकर एक विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है। शिव सिंह सेंगर के अनुसार चंद की औलाद जो सारंगधर थे, शिव सिंह सेंगर ने चंद की औलाद सारंगधर को बताया, जिन्होंने हमीर गैरा और हमीर काव्य भाषा में बनाया था। सारंगधर ने एक जो रचना लिखी थी, अभी ऊपर बताया हमने, सारंगधर पद्धति, वो संस्कृत भाषा में लिखी थी और वो एक पद्य कोश है, किंतु बीच बीच में देश भाषा के वाक्य भी आ गए हैं। आगे एक श्लोक देखने को हमें मिलता है जो कि सारंगधर पद्धति में जिसका वर्णन किया गया है, जो मल्लदेव राजा की प्रशंसा में लिखा गया है। वो श्लोक कुछ इस प्रकार है। नूनम बादलम छाई केह पसरी निहसराण शब्द खर शत्रुम पाड़ी लुटाली तोड़ हसनो एवं भड़ंत्यु भट्ठा झूठे गर्भ भरा मघाली सहसो रे कंत मेरे कहे कंठे पाग निवेश जाह शरणम श्रीमल्ल देवम विभुम। ये श्लोक जो श्रीमल्लदेव राजा की प्रशंसा में लिखा गया, जिसका कि वर्णन हमें सारंगधर पद्धति में देखने को मिलता है। डॉक्टर बच्चन सिंह ने अपना यह अनुमान व्यक्त किया है कि जो सारंगधर है वो कुंडलिया छंद के प्रथम प्रयोग करता है। तो इस प्रकार हम लोगों ने अपभ्रंश साहित्य से संबंधित सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को देख लिया और इससे एग्जाम में बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। उम्मीद है आप लोगों ने ये नोट कर लिया होगा या स्क्रीनशॉट लेकर रख लिया होगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।